नमस्कार साथियों, अपन आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र से संबंधित जो 5वां पाठ है उसका अपन आज तृतीय पाठ पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट आपको पीछे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के वीडियो के अंदर बताया जा चुका है, जिनमें आपको मुख्यतः लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है, क्या अर्थ होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन दोनों वीडियोज़ की लिंक दे रखी है, तो उन लिंक से आप पीछे के 2 वीडियो है उनको देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक होगा लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। सिद्धांत कह सकते हो या इसी को आप कंसेप्ट भी कह सकते हो, अवधारणाएं भी कह सकते हो। यानी हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत या लोकतंत्र के प्रमुख कंसेप्ट, यानी अवधारणाएं या संकल्पनाएं। देखो, आधुनिक काल में लोकतंत्र किन किन संकल्पनाओं पर आधारित है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक शब्द बता देता हूं, विचारधाराएं। हालांकि ये जो कंसेप्ट कह दो, चाहे संकल्पनाएं कह दो, या आप इसको यूं कह सकते हो विचारधाराएं, एक ही शब्द है, ये सब रिलेटेड है आपस में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विचारधाराएं या कंसेप्ट या सिद्धांत शब्द होता क्या है। विचारधाराएं अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो विचारधाराएं क्या होती है? विचारधाराएं विचारों का एक ऐसा समूह होती है, या आप यूं कह सकते हो सिद्धांतों का एक ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर कोई भी वर्ग समाज में अपनी शक्ति की, समाज में अपनी सत्ता की वैधता स्थापित करता है। यानी विचारधाराएं क्या होती है? विचारधाराएं विचारों का या सिद्धांतों का ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर कोई भी वर्ग समाज में अपनी वैधता स्थापित करता है। आप इसको यूं समझिए, यानी बहुत सारी विचारधाराएं होती है। जैसे मैं कह सकता हूं उदारवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, ये सब क्या है? ये सब विचारधाराएं हैं, और इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर कोई भी वर्ग समाज में अपनी वैधता स्थापित करता है, अपनी सत्ता स्थापित करता है, लोगों का विश्वास जीतता है अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर। आप यूं मान सकते हो, देखो ये जितनी भी राजनीतिक दल है ये भी अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित है। इन सब की अलग अलग विचारधाराएं होती है। इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर वास्तव में ये जनता से मत प्राप्त करते हैं। तो ये जो भी विचारधाराएं मैं बता रहा हूं, उदारवाद है, साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है, ये सब विचारधाराएं लोकतंत्र की आधार है। मतलब लोकतंत्र, आपको मैंने पीछे बताया था कि लोकतंत्र एक परिवर्तनशील, या यूं कह सकते हो गत्यात्मक अवधारणा है। लोकतंत्र स्वयं आप एक विचारधारा या संकल्पना कह सकते हो, और यह कैसी विचारधारा है? एक परिवर्तनशील या गत्यात्मक। परिवर्तनशील का मतलब यहां क्या हुआ कि समय समय पर लोकतंत्र के अंदर परिवर्तन
होता रहा है, यानी आवश्यकताओं के अनुरूप। तो लोकतंत्र एक परिवर्तनशील अवधारणा होती है। अब यही लोकतंत्र पहले किसी दूसरे रूप में था। देखो, जैसे मैं बता देता हूं, शुरुआत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो लोकतंत्र का मुख्य जो आधार था, या आप यूं कह सकते हो लोकतंत्र का मुख्य क्षेत्र था, वो केवल क्या था? वो केवल राजनीतिक क्षेत्र था, राजनीतिक क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में जो लोकतंत्र है ये केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र है। यानी मैं कह सकता हूं आज जो प्रत्येक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र का उपयोग होता जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में कह सकता हूं लोकतांत्रिक बनता जा रहा है। इसका मतलब जैसे देखो, शुरुआत में ये केवल राजनीतिक क्षेत्र था, लेकिन आज ये सामाजिक क्षेत्र बनता जा रहा है, आर्थिक क्षेत्र बनता जा रहा है, शैक्षिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता जा रहा है। इसका मतलब देखो, इसमें समय समय पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसलिए, और जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गत्यात्मक अवधारणा। देखो, एक तो होती है स्थायी अवधारणा। स्थायी अवधारणा वो होती है जिसमें समय के साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो एक प्रकार से क्या होती है? स्थायी होती है। और गत्यात्मक वो होती है जिसमें समय समय पर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो ये हुआ आपका एक शब्द विचारधाराएं क्या होती है, और ये विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आज कोई भी देश में किसी भी प्रकार की सरकार बनती है, वो किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होती है। जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि जैसे चीन है या रूस है, चीन और रूस के अंदर जो सरकारें बनती है वो साम्यवाद पर आधारित है। हालांकि साम्यवाद और मार्क्सवाद लगभग एक जैसी विचारधारा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। मार्क्सवाद का ही नेक्स्ट रूप कौन सा है? साम्यवाद। मार्क्सवाद से ही साम्यवाद का निर्माण हुआ है। तो चीन और रूस के अंदर ध्यान रखना, मार्क्सवाद पर आधारित सरकारें बनती है। जैसे अपना देश है, अपने देश के अंदर समाजवाद पर आधारित सरकारें बनती है। अब कोई भी राजनीतिक दल होता है, हर राजनीतिक दल की भी अपनी अपनी क्या होती है? विचारधारा होती है। तो ये मैंने विचारधाराएं शब्द बता दिया। विचारों का एक ऐसा समूह होता है जिसके आधार पर कोई भी विशिष्ट वर्ग या कोई भी आप कह सकते हो अभिजन वर्ग, अभिजन वर्ग का मतलब होता है साथियों कोई विशेष वर्ग, वो समाज में अपनी शक्ति या सत्ता की वेदता स्थापित करता है, उसको विचारधारा कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। इसके अलावा आप यूं देखो, जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है। इसके अलावा आप यूं कह सकते हो बहुलवादी विचारधारा या बहुलवादी सिद्धांत, एक ही बात है भाई। आप यूं कह सकते हो अभिजन वर्ग विचारधारा, अभिजन वर्ग सिद्धांत। अभिजन वर्ग का मतलब कोई विशेष वर्ग। जैसे मान लो आप यूं कह सकते हो चीन के अंदर सरकार बनी, तो चीन के अंदर सरकार उसी की बनती है जो साम्यवादी विचारधारा रखता है। तो साम्यवादी विचारधारा के जितने भी लोग हुए वो एक विशिष्ट वर्ग के अंदर, एक अभिजन वर्ग के अंदर आ जाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं पर ही लोकतंत्र आधारित होता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि ये जितनी भी विचारधाराएं हैं ये सभी की सभी लोकतंत्र से संबंधित है। अब हम इन एक एक विचारधाराओं को समझेंगे और इनके आधार पर लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत। जैसे एक पॉइंट है अपना लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले बात आ गई भाई, ये उदारवाद क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। उदारवाद अभी आपको बताएंगे। उदारवाद जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म
उदारवाद जो है ना, उदारवाद वो कहते हैं लिबर। लिबर का मतलब होता है साथियों स्वतंत्रता। तो ये जो उदारवाद है ना, ये उदारवाद दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक उदारवाद तो है परंपरागत उदारवाद, ट्रेडिशनल, और एक है आधुनिक उदारवाद। उदारवाद के दो रूप है। कौन कौन से? एक तो हुआ परंपरागत यानी ट्रेडिशनल लिबरलिज्म, एक होता है आधुनिक यानी मॉडर्न लिबरलिज्म। तो ये जो परंपरागत उदारवाद है, इसी का दूसरा नाम होता है नकारात्मक उदारवाद, और ये जो आधुनिक उदारवाद है, इसका दूसरा नाम होता है सकारात्मक उदारवाद। दो प्रकार के उदारवाद है। तो इसी आधार पर लोकतंत्र के दो सिद्धांत है, उदारवाद पर आधारित दो सिद्धांत है। हालांकि अपन 10वीं लेवल तो दोनों सिद्धांतों को एक साथ पढ़ेंगे। मैं आपको दोनों सिद्धांतों को बता देता हूं, उन दोनों सिद्धांतों के आधार पर अपन विशेषताएं पढ़ लेंगे। तो इसके दो रूप हो गए, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत का दूसरा नाम हुआ नकारात्मक और आधुनिक का दूसरा नाम हुआ सकारात्मक। चलो अब अपन बात करते हैं ये उदारवाद क्या होता है। उदारवाद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। समझिए इसको। तो उदारवाद के बारे में आप समझिए। जैसे ये लिबरलिज्म शब्द है, ये लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का लिबर, LIBER, लिबर, लिबर शब्द से बना हुआ है। और लिबर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिबर्टी। भाई लिबर शब्द का ऐसे बोल दो चाहे इसका अर्थ होता है स्वतंत्र, या ऐसे बोल दो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं, याद रखना, लिबर्टी। तो ये इस उदारवाद शब्द का अर्थ हो गया। अब मैं कहूं भाई उदारवाद क्या है? देखो हम यहाँ राजनीतिक विज्ञान के पाठ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ लोकतंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा मेन जो फोकस होगा वो राजनीति पर होगा। लेकिन ये उदारवाद जो विचारधारा है ना, ये केवल राजनीति से संबंधित नहीं है। इसका संबंध आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, नैतिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में आज उदारवाद का उपयोग हो रहा है। तो उदारवाद क्या होता है? उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। अर्थात उदारवाद के अंदर मुख्यतः व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। यानी उदारवादी ये कहता है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले तथा राज्य का उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या आप यूं कह सकते हो राज्य का एकदम सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए। उदारवाद के अंदर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और राज्य कह दो, चाहे आप यूं कह दो सरकार कह दो, चाहे शासन कह दो, चाहे कानून कह दो, उसका बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये उदारवाद की परिभाषा है। और उदारवाद के बारे में आप समझ लीजिए, उदारवाद लगभग आज से 4 शताब्दियों पहले विकसित हुई विचारधारा है। जैसे अपन कह सकते हैं उदारवाद जो है ना, विश्व में सबसे पहले उदारवाद इंग्लैंड के अंदर विकसित हुआ था। और उदारवाद का जो जनक है वो समझ लीजिए भाई, उदारवाद का जनक है जॉन लॉक। ये इंग्लैंड के थे। जॉन लॉक का जो जीवन काल है वो है
1632 से 1704, 1632 से 1704। अब आप देख लो, आप 1632 से 1704 के हो तो जैसे भाई 3 शताब्दियां तो देख लो यहाँ पूरी होगी, 3 शताब्दियां हो गई, तो आप 4 की जगह क्या याद कर लो, 3 शताब्दी। यानी उदारवाद जो है ना, आज से लगभग 3 शताब्दियों पहले विकसित विचारधारा है। और उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। लेकिन एक चीज सुनना, जॉन लॉक से संबंधित जो उदारवाद है वो आपका नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद है। अभी आपको बताएंगे दोनों शब्द। जॉन लॉक से संबंधित जो उदारवाद है ना, वो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद है। हाँ, जॉन लॉक के अलावा देखो एडम स्मिथ, आप नाम याद कर लो, देखें एडम स्मिथ है, बेंथम है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है। ये बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो उदारवाद से संबंधित है। और ध्यान रखना, ये जो जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जे.एस. मिल आपके आधुनिक उदारवाद का जनक है। आधुनिक उदारवाद का जनक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। लेकिन ज्यादातर प्रश्न ऐसे आता है उदारवाद का जनक कौन है, तो उदारवाद का जनक कौन हुआ? जॉन लॉक। और जॉन लॉक का मैंने जीवन काल भी आपको बता दिया है, कितना? 1632 से लगा के 1704। और जे.एस. मिल है, इसका जीवन काल है 1806 से लगाकर 1873 तक। तो ये आपके आधुनिक उदारवाद के क्या है? जनक है। तो अभी तक मैंने उदारवाद शब्द की परिभाषा बताई है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और राज्य का सीमित हस्तक्षेप होता है। मतलब व्यक्ति जितना स्वतंत्र होकर काम करे उतना हो, लेकिन राज्य का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रश्न बाद में आता है उदारवाद का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, उदारवाद विचारधारा किस देश में पनपी? तो इंग्लैंड के अंदर, या ऐसे आ सकता है यूरोप के अंदर, या इंग्लैंड आपको पता है पश्चिमी यूरोप में आता है, तो आप इसको पश्चिमी यूरोप भी कह सकते हो। क्योंकि उदारवाद का जो निर्माण हुआ है वो पश्चिमी यूरोप में हुआ है, इसलिए उदारवाद जो है ना, इसको पाश्चात्य विचारधारा भी कहते हैं। पाश्चात्य विचारधारा या पाश्चात्य उदारवाद। तो ये मैंने उदारवाद शब्द के बारे में आपको बताया है। अब मैं ये जो दोनों उदारवाद है, परंपरागत यानी नकारात्मक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद, इन दोनों उदारवाद के बारे में और लोकतंत्र का इनसे क्या संबंध है, इनके बारे में बताऊंगा। अब हम उदारवाद का जो पहला रूप है, कौन सा? परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप एक चीज समझ लो भाई, उदारवाद शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले 1815 में इंग्लैंड में हुआ था। आपको पता है उदारवाद इंग्लैंड में विकसित विचारधारा है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1815 में, देखो ये विचारधारा कोई ऐसा नहीं है कि अचानक विकसित हुई, इसको विकसित होने में शताब्दियां लग गई भाई। तो अपन अब बात करते हैं पहली विचारधारा। उदारवाद का पहला रूप कौन सा? परंपरागत उदारवाद। हाँ, याद रखना, ये जो परंपरागत उदारवाद है इसी को क्या कहते हैं? इसी को नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, लोकतंत्र से संबंधित कई विचारधारा है, जैसे उदारवाद है, आपका मार्क्सवाद है, समाजवाद है, बहुलवाद है, अभिजन वर्ग सिद्धांत है। इन सभी विचारधाराओं में ये जो उदारवाद है, ये उदारवाद सबसे लोकप्रिय विचारधारा है, सबसे प्रसिद्ध विचारधारा है, सबसे मुख्य विचारधारा है। इसलिए
उदारवाद को लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। उदारवाद को लोकतंत्र का क्या कहते हैं? लोकप्रिय सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सभी विचारधाराओं में उदारवाद सबसे प्रमुख विचारधारा है। और एक चीज और सुन लेना, ये जितनी भी विचारधाराएं हैं इन सब विचारधाराओं में जो सबसे पहली विचारधारा है वो भी कौन सी है? आपकी उदारवाद। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, 2 क्या ये 3 पॉइंट, इनको आप पिछले टॉपिक में जोड़ लीजिए। उदारवाद का जो कॉमन पॉइंट है उसमें जोड़ लीजिए कि उदारवाद शब्द का प्रयोग 1815 में इंग्लैंड में हुआ था। जितनी भी लोकतंत्र से संबंधित विचारधाराएं हैं उन सब विचारधाराओं में उदारवाद सबसे लोकप्रिय विचारधारा है। इसलिए उदारवाद को लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत या लोकप्रिय विचारधारा कहते हैं। और इन सभी विचारधाराओं में सबसे पहली विकसित विचारधारा कौन सी है? उदारवाद है। हाँ, तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो उदारवाद है इस उदारवाद का पहला रूप कौन सा है? उदारवाद का पहला रूप है भाई परंपरागत उदारवाद। इसी उदारवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। हाँ, तो प्रश्न ऐसे आता है परंपरागत उदारवाद क्या है, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या है? चलो मैं इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता है वो आपको बता देता हूं। देखो, परंपरागत उदारवाद किस बात पर बल देता है? उदारवाद शब्द का जो अर्थ है ना स्वतंत्रता, ये इसी शब्द पर आधारित विचारधारा है। हाँ, इसकी विशेषताएं सुनिए। ये विचारधारा केवल स्वतंत्रता पर बल देती है, यानी ये केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, यानी आप कह सकते हो व्यक्ति रीजनल प्राणी है, रीजनल एनिमल है, विवेकशील प्राणी है। इसका मतलब क्या कहता है? यह विचारधारा कहती है कि जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में व्यक्ति विवेकशील है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यह जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। तो पहली विशेषता ये स्वतंत्रता पर बल देती है। अगली विशेषता, इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, इसलिए ये विचारधारा व्यक्ति के निजी हित पर अधिक बल देती है। कहने का मतलब ये समाज के हित पर बल नहीं देती, ये केवल व्यक्ति के निजी हित पर बल देती है। हाँ, अगली विशेषता देखो, यानी इस विचारधारा में मेन किसको मान लिया? व्यक्ति को, और व्यक्ति को पूरी तरह से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। इसलिए अगली विशेषता सुनिए, तीसरी विशेषता, इस विचारधारा में राज्य का या सरकार का सीमित हस्तक्षेप होता है, या यूं कह सकते हो राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि यह विचारधारा तो कह रही है कि व्यक्ति तो विवेकशील प्राणी है, इसलिए व्यक्ति पर राज्य का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो तीसरी विचारधारा होती है कि यह राज्य के सीमित हस्तक्षेप पर बल देती है। क्यों? क्योंकि यह विचारधारा जनता की इच्छा पर आधारित होती है, इसलिए इसमें राज्य के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, नेक्स्ट विशेषता क्या है? इस विचारधारा में राज्य या सरकार केवल एक ट्रस्ट है, एक न्यास है। किसकी? जनता की। यानी अगली विशेषता है कि इस विचारधारा में राज्य या सरकार जो है ना वो जनता की केवल एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब न्यास, एक प्रकार से संस्था है, जनता पर आधारित संस्था है। तो यहाँ राज्य जो है ना, देखो राज्य को यहाँ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया है। अर्थात इस विचारधारा में राज्य जो है ना
व्यक्ति के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये आपकी पहली विचारधारा है, कौन सी? परंपरागत उदारवाद। इसकी क्या क्या विशेषता बताइए मैंने? व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राणी है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। अगली विशेषता है कि इसमें राज्य या सरकार का सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा जनता की शक्ति पर आधारित है। इस विचारधारा में राज्य केवल जनता का क्या है? एक ट्रस्ट है, एक न्यास है। तो ये आपकी पहली विचारधारा हो गई, कौन सी? परंपरागत विचारधारा। हाँ, तो देखो, अच्छा अपन बात करते हैं कि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, या आप यूं कह सकते हो इस विचारधारा से संबंधित प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, जॉन लॉक याद कर लेना, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम जिसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, जर्मी बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, ये कुछ विचारक है जो आपके नकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। अर्थात इनको आप क्या कह सकते हो? उदारवादक। ये प्रमुख उदारवादक है, यानी ये उदारवाद के क्या है? समर्थक है। और ये जो प्रारंभिक उदारवाद है ना, परंपरागत, इस उदारवाद के समर्थक है कौन कौन? जैसे जॉन लॉक हो गया, एडम स्मिथ हो गया, जर्मी बेंथम है, मॉन्टेस्क्यू है। ये प्रमुख परंपरागत उदारवादी विचारक है। तो ये आपकी पहली विचारधारा हो गई, कौन सी? परंपरागत उदारवाद। लेकिन देखो, इस उदारवाद में हुआ क्या, मैं यहां थोड़ा सा आपको बता के छोड़ देता हूं कि इस विचारधारा का मुख्य दोष क्या है, यानी अंत में देखो हुआ क्या था। शुरू में तो देखो ये केवल किससे संबंधित विचारधारा थी? राजनीति से संबंधित। लेकिन बाद में इसका जो मुख्य आधार बनाना, वो क्या बन गया? आर्थिक बन गया। मैं आपको यहां थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। देखो, अपने किताब की चीज है कि उदारवादी विचारधारा कौन सी विचारधारा कौन सी शताब्दी में पनपी थी? 17वीं शताब्दी में। देखो, जॉन लॉक का काल कौन सा है? 1632 से 1704। तो ये लगभग 17वीं के उत्तरार्ध में या 18वीं के पूर्वार्ध में ये विचारधारा पनप गई थी। शुरू में ये राजनीतिक थी, बाद में इसका आधार क्या बनता गया? आर्थिक। तो और उसी समय देखो क्या हुआ, इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। उसी समय यूरोप के अंदर क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति आपके साहित्य किताब का ही टॉपिक है, औद्योगिक क्रांति। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका चौथा पाठ है, उस चौथे पाठ के अंदर आपके टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। तो उसी टाइम औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति का देखो मुख्य काल क्या है? 1760 से लगाकर 1840 तक का जो काल है ना, औद्योगिक क्रांति का प्रमुख काल माना जाता है। तो चलो अपन यहां मेन पॉइंट पर आते हैं कि धीरे धीरे इसका क्षेत्र क्या होता गया? आर्थिक। और उसी समय यूरोप में क्या हुआ, मतलब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपको पता है कि उद्योगों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। अर्थात अचानक बहुत ही तेजी से क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था, यानी उद्योगों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो इधर तो देखो उदारवाद ने आर्थिक रूप ले लिया, उधर औद्योगिक क्रांति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसका देखो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या, मैं इसको यूं कह सकता हूं, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप के अंदर आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी विचारधारा से आगे
पूंजीवाद का क्या हुआ, विकास हुआ, या पूंजीवाद का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये देखो एक विचारधारा बन गई, कौन सी, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का जो विकास हुआ है ना, निर्माण हुआ है ना, वो परंपरागत उदारवाद से तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। उसमें ज्यादा योगदान औद्योगिक क्रांति का है। तो इससे यूरोप में एक विचारधारा विकसित हो गई, कौन सी, पूंजीवाद। और आप अभी से याद कर लेना, ये जो पूंजीवादी विचारधारा है, उसी पूंजीवादी विचारधारा के प्रबल रूप से विरोध में जो विचारधारा बनी, वो कौन सी बनी थी, मार्क्सवादी विचारधारा। अभी आपको आगे बताएंगे। यानी मार्क्सवादी विचारधारा मुख्यतः पूंजीवाद के विरोध में बनी विचारधारा है। तो ये आपका देखो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, कौन सा, परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद में अंत में जो दोष है ना, वो ये है कि इससे समाज के अंदर आर्थिक असमानता अत्यधिक बढ़ गई और पूंजीवादी विचारधारा का निर्माण हो गया। और उसी पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में किसका निर्माण हुआ था, इसके विरोध में मार्क्सवादी विचारधारा का निर्माण हुआ था। अब हम लोकतंत्र का जो दूसरा रूप है, आधुनिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद की चर्चा करते हैं, यानी मॉडर्न लिबरलिज्म। तो देखो ये आधुनिक उदारवाद बनना कैसे शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले बता देता हूं। आपने अभी पीछे पढ़ा था परंपरागत उदारवाद, यहां ध्यान दीजिए। परंपरागत उदारवाद में आपने क्या पढ़ा था, आपने कहा था ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और राज्य के सीमित हस्तक्षेप पर बल देता है। तो इस परंपरागत उदारवाद का जो अंत में दोष आया था, वो क्या आया था, मैंने आपको बताया था, इससे पूंजीवादी विचारधारा पनप गई थी और समाज में अत्यधिक असमानता बन गई। समाज में असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी ये असमानता जो मैं शब्द बता रहा हूं ना, ये मुख्यतः आर्थिक असमानता है। यानी गरीब और ज्यादा गरीब हो गए और अमीर और ज्यादा अमीर हो गए। तो आर्थिक असमानता समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो देखो क्या हुआ, तो ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के का विरोध करने लगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स याद रखना जर्मनी का था, जर्मनी का। और कार्ल मार्क्स का जो सपोर्टर था, कार्ल मार्क्स वो था फ्रेडरिक एंगल्स। यानी इन दोनों ने इस पूंजी विचारधारा का पुरजोर तरीके से क्या किया, विरोध किया, बहुत जबरदस्त विरोध किया। विरोध करने से देखो क्या हुआ, विरोध करने से ये जो उदारवादी विचारधारा थी, ये उदारवादी विचारधारा डावाडोल होने लगी और उदारवादी विचारधारा पर से लोगों का विश्वास हटने लगा, उदारवादी विचारधारा कमजोर होने लगी। तो साथियों उसी वक्त कौन आया, उसी वक्त आया J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसका जीवन काल है 1806 से 1873। तो J.S. मिल ने क्या किया, देखो J.S. मिल ने इसी उदारवादी विचारधारा को पुनः जीवित किया। अर्थात उसमें उसने क्या किया, इस विचारधारा में उसने सीमित क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया। उसने क्या किया, मेन एक ही चीज की, उसने राज्य का जो सीमित हस्तक्षेप था, उसने ये कहा कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। यानी उसने मेन राज्य के हस्तक्षेप पर बल दिया और राज्य के हस्तक्षेप पर बल देकर उसने उदारवादी विचारधारा को
1883 कार्ल मार्क्स का जीवन काल था 1818 से 1883। तो इनसे संबंधित विचारों का जो समूह है उसे ही क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स का एक कथन आज भी भाई विश्व प्रसिद्ध है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक का इतिहास, आज तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि आज तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स ने ये कथन कहा था। और कार्ल मार्क्स ने देखो ये दो प्रमुख सिद्धांत दिए थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत आज भी भाई विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने 1848 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी आप इसको कह सकते हो साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक में अपने जो भी विचार थे उन विचारों को संकलित किया था। तो अभी तक मैंने मार्क्सवाद शुरू नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि मार्क्सवाद क्या होता है। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के एक दार्शनिक थे, जीवन काल मैंने बता दिया 1818 से 1883 के विचारों का समूह है, मार्क्सवाद कहलाता है। और मार्क्सवाद के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको बता दिए। एक तो वर्ग संघर्ष जो शब्द दिया है ना, वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और याद कर लेना भाई, कार्ल मार्क्स के एक बहुत ही प्रसिद्ध मित्र थे, वो भी जर्मनी के ही थे। कौन है? फ्रेडरिक एंगेल्स। एंगेल्स कह दो या एंजेल्स कह दो, एक ही बात है। इन्होंने भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये तो हुआ मार्क्सवाद के बारे में। हाँ, अब अपने लोकतंत्र के आधार पर जो टॉपिक है उनमें आते हैं। तो देखो, कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र से संबंधित क्या बातें बताई थी। एक चीज सुनना, मार्क्सवाद के जो समर्थक है, एक प्रश्न आता है मार्क्सवाद के समर्थक कौन कौन है। कार्ल मार्क्स तो हो ही गया, कार्ल मार्क्स तो मार्क्सवाद का जनक हो गया। और फ्रेडरिक एंगेल्स हो गया। इसके अलावा देखो V.I. लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक है। V.I. लेनिन मैं आपको बता देता हूं, लेनिन ने, आपको पता है 1917 के अंदर रूस की जो क्रांति हुई थी, जिसको क्या कहते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति V.I. लेनिन ने की थी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर की थी। इसके अलावा जैसे एक नाम बताया मैंने, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने, याद रखना, 1949 के अंदर जो चीन की क्रांति हुई थी, ये चीन की क्रांति माओ त्से तुंग ने की थी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर की थी। तो ये सभी जो समर्थक है, V.I. लेनिन है, स्टालिन है, माओ त्से तुंग है, ये मार्क्सवाद के ही समर्थक है। हाँ, अब अपन बात करते हैं मार्क्सवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रहा हूं। देखो, इसकी पहली विशेषता है, मार्क्सवाद का मुख्य आधार आर्थिक शक्ति है। देखो, जो आपने उदारवाद पढ़ा था, उदारवाद का शुरुआत में सिद्धांत जो मुख्य आधार राजनीतिक था, बाद में इसका आर्थिक बना था। मार्क्सवाद का मुख्य जो आधार है शुरुआत में क्या था, आर्थिक ही था। क्यों कि मार्क्सवाद जो विचारधारा बनी थी वो मुख्यतः, याद रखना, पूंजीवाद के विरोध में बनी थी। पूंजीवाद का आप दूसरा नाम ले सकते हो बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं रे? बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है जो निजी व्यक्तियों का जो बाजार होता है ना,
उनके ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था। तो पहली विशेषता मैंने बता दी है, मार्क्सवाद का मुख्य आधार आर्थिक शक्ति होता है। और अगली विशेषता है ये पूंजीवाद के विरोध में बनी विचारधारा है। हाँ, अगली विशेषता, मार्क्सवादियों ने जो अपना ये मार्क्सवाद था इसको जनवादी लोकतंत्र कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मार्क्सवादियों ने मार्क्सवाद को जनवादी लोकतंत्र कहा था। क्यों? क्योंकि यह विचारधारा आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र से तो संबंधित है, लोकतंत्र का मतलब ये आम आदमी का विकास करना चाहती है। अभी आपको बताएंगे कि मार्क्सवाद जो है ना, मार्क्सवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य कह दो या मुख्य लक्ष्य कह दो, इसका मुख्य लक्ष्य है साम्यवाद की स्थापना करना। साम्यवाद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, इसका मुख्य उद्देश्य है साम्यवाद की स्थापना करना। और साम्यवाद का मतलब है, साम्यवाद के अंदर, समाज के अंदर कोई भी वर्ग नहीं होते, सब अमीर और गरीब एक ही वर्ग में आते हैं। साम्यवाद का दूसरा नाम हम कह सकते हैं वर्गहीन समाज। वर्गहीन समाज। तो मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य याद कर लो, साम्यवाद की स्थापना करना, यानी वर्गहीन समाज की स्थापना करना। साम्यवाद को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिज्म। अभी आपको बताएंगे। तो देखो, मार्क्सवादियों ने इस विचारधारा को जनवादी लोकतंत्र कहा था, अतः यह विचारधारा आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। तो यह साथियों आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। कौन सा? मार्क्सवाद क्या होता है। यानी मार्क्सवादी मैंने विचारधारा बता दी है, और मार्क्सवाद क्या मैंने आपको जो मुख्य लक्ष्य है वो भी बता दिया है। मार्क्सवाद का मुख्य लक्ष्य होता है साम्यवाद की स्थापना करना। और अभी आपको आगे बताएंगे ये जो समाजवाद है ये मार्क्सवाद और पूंजीवाद, इसे उदारवाद का ही एक मिश्रित रूप है। चलो, ये हो गई मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट से हटके बात करता हूं। देखो, कई जो देश है जैसे चीन है, रूस है, मेनली ये मान लो आप, इन देशों के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया गया है। यानी मार्क्सवाद का जो अंतिम लक्ष्य था ना, साम्यवाद, साम्यवाद को अपनाया गया है। ध्यान रखना, ये जो रूस है, रूस के अंदर सबसे पहले साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया था। लेकिन जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध कब से कब हुआ भाई? शीत युद्ध का काल माना जाता है 1945 से 1991 तक। तो शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध का अंत हुआ था तो सोवियत जो रूस था, उस रूस का क्या हो गया था? विघटन। और विघटन होते ही यहाँ की जो साम्यवादी विचारधारा थी, उस साम्यवादी विचारधारा भी क्या हो गई थी? वो ध्वस्त हो गई थी। और वहां पर कौन सी विचारधारा को अपना लिया गया था? वहां अपना लिया गया था नियंत्रित अर्थव्यवस्था, या नियंत्रित व नियमित कह सकते हो, इस सिद्धांत को अपना लिया गया था। तो वर्तमान में जैसे चीन है, चीन में आज भी साम्यवादी विचारधारा है। और चीन की जो 1949 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में क्या हुआ था? इस क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंदर एक साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। यह क्रांति किसने की भाई? यह क्रांति का मुख्य नेता था माओ त्से-तुंग। और चीन में आज भी आपको पता है साम्यवादी दल की सरकार बनती है। तो ये अपन वर्तमान संदर्भ में देखें, मुख्य देश बताएं, और भी कई छोटे छोटे देश है, इनके अंदर आपको पता है साम्यवादी विचारधारा है। रूस के अंदर शीत युद्ध के अंत में साम्यवादी विचारधारा का क्या हो गया था? पूरी तरह से विघटन हो गया था। और विघटन होने के बाद में
वहां पर मुख्यतः नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया गया था। तो यह साथियों लोकतंत्र का आपका एक सिद्धांत हो गया, मार्क्सवादी सिद्धांत। इसका मुख्य मैंने आधार बता दिया, यह पूंजीवाद के विरोध में बनी विचारधारा है। और कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिया, फ्रेडरिक एंगेल्स के बारे में बता दिया। तो अब अपन इस विचारधारा के बाद में अगली विचारधारा पढ़ते हैं, समाजवाद क्या होता है। अब हम लोकतंत्र से संबंधित जो तीसरी प्रमुख विचारधारा है, तीसरा प्रमुख सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत, इसकी चर्चा करते हैं। समाजवाद अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिज्म। तो अपन समाजवाद के बारे में समझते हैं। देखो, समाजवाद का जो सबसे पहले निर्माण हुआ था, जो विकास हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था। याद रखना, बहुत सारी विचारधाराएं देखो इंग्लैंड में बन रही है। उदारवाद भी इंग्लैंड में बना था और समाजवाद भी सबसे पहले कहां बना था? इंग्लैंड में। इसलिए इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है। और इसके साथ साथ, इंग्लैंड के साथ साथ समाजवाद की स्थापना करने में याद रखना फ्रांस की क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। आपको पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर हुई थी। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको कई बार बता दिया है। क्या? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो फ्रांस की क्रांति का भी मुख्य योगदान था। तो यहां मैंने आपको बात बताई है, इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है और समाजवाद की स्थापना करने में फ्रांस की क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है यह जो समाजवाद है। समाजवाद साथियों उदारवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों का मिश्रित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया था कि जो नकारात्मक उदारवाद था, जब उस उदारवाद का ह्रास हो रहा था, उसका विरोध हो रहा था, उसका विरोध कौन कर रहा था? मार्क्सवाद। तब भी नया उदारवाद आया, कौन सा? सकारात्मक उदारवाद। तो ये जो आपकी विचारधारा है समाजवाद, ये सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद कह सकते हो या आधुनिक उदारवाद कह सकते हो, और मार्क्सवाद, इन दोनों का क्या है? एक मिश्रित रूप है। देखो, आपको पता है आधुनिक उदारवाद में जो जे.एस. मिल ने दिया था, उसमें किस बात पर बल दिया गया था? कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु राज्य का क्या होना चाहिए? हस्तक्षेप। और मार्क्सवाद ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? मार्क्सवाद का मैंने बताया था मुख्य आधार ही क्या था? आर्थिक शक्ति था। तो यह विचारधारा आधुनिक उदारवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों की मिश्रित विचारधारा है। आधुनिक उदारवाद की तो स्वतंत्रता पर और मार्क्सवाद की समानता पर यह बल देती है। इसका मतलब देखो, इस उदारवाद में मुख्यतः दो बातें आ गई, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता। राजनीतिक स्वतंत्रता तो कहां से आया है? आधुनिक उदारवाद से। और आर्थिक समानता कहां से आया है? मार्क्सवाद से। इसका मतलब है इस विचारधारा में मुख्यतः इन दो बातों पर बल है, स्वतंत्रता पर और समानता पर। यह जो स्वतंत्रता शब्द है, यह तो आधुनिक उदारवाद से लिया गया है, और ये जो समानता शब्द है, ये कहां से लिया गया है? ये मार्क्सवाद से लिया गया है। इसका मतलब है ये इन दो विचारधाराओं का एक मिश्रित रूप है। हाँ, तो ये मैंने आपको इस समाजवादी जो विचारधारा है, इसका प्रारंभिक इतिहास बता दिया है कि क्या, कहां से ये विकसित हुई, किस किस का योगदान रहा, ये क्या है। ये वास्तव में आधुनिक उदारवाद और मार्क्सवाद, इन दोनों का मिश्रित रूप है। और इस विचारधारा में मुख्यतः राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, इन दो बातों पर बल दिया जाता है। अब चलो मैं आपको इस विचारधारा की प्रमुख परिभाषा बता देता हूं कि भाई समाजवादी विचारधारा क्या होती है। हाँ, इसकी परिभाषा सुनो, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद में अपन ऐसे कहेंगे कि ऐसी विचारधारा जिसमें
जो संपूर्ण धन और संपत्ति होती है, धन संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार व स्वामित्व होता है, ओवरशिप होता है, उसको समाजवाद कहते हैं। ऐसी विचारधारा जिसमें धन और संपत्ति पर संपूर्ण समाज का समान रूप से क्या होता है, स्वामित्व और अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद जो है ना, इसमें पूरी धन और संपत्ति पर पूरे समाज का क्या होता है, हक होता है, अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। और याद रखना, आज विश्व के अंदर जो सबसे प्रचलित विचारधारा है वो कौन सी है, समाजवादी विचारधारा। भारत में भी याद रखना समाजवादी विचारधारा है, ये आपको आगे बताएंगे इसी पॉइंट में। तो ये मैंने इस विचारधारा की परिभाषा बता दी है कि समाजवाद किसको कहते हैं, ऐसी विचारधारा जिसमें धन और संपत्ति पर संपूर्ण समाज का समान रूप से अधिकार और स्वामित्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। हाँ, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह समझिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समता मूलक समाज की स्थापना करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। याद कर लो इस पॉइंट को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो है समता मूलक समाज की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समता मूलक का मतलब क्या होता है, समता मूलक का मतलब होता है समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य जो मैंने आपको बता दिया उसकी स्थापना करना। यह है भाई समाजवाद का मुख्य उद्देश्य। अब मैं आपको समाजवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताता हूं कि समाजवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है। इससे पहले आप एक चीज का ध्यान रखना, समाजवादी सिद्धांत के जो समर्थक है, समर्थक इस समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे आपने पढ़ा था कि मार्क्सवाद के जो समर्थक होते हैं, मार्क्सवाद के समर्थक लोकतंत्र को क्या कहते हैं, जनवादी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र। वैसे ही समाजवादी सिद्धांत के जो समर्थक है वो लोकतंत्र को क्या कहते हैं, वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। ये एक प्रश्न आप याद कर लीजिए। हाँ, अब अपन बात करते हैं इस समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई है उन्हीं विशेषताओं में से हम पढ़ेंगे। देखो, इसकी पहली विशेषता है कि यह आधुनिक उदारवाद और मार्क्सवाद इन दोनों का मिश्रित रूप है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। इसके अलावा दूसरी विशेषता है यह समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। समता मूलक समाज का मतलब है समानता पर आधारित समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, यानी यह इसका मुख्य उद्देश्य है, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, अगली विशेषता देखो, यह जो सिद्धांत है ये हिंसा और क्रांति के स्थान पर विकासवाद के सिद्धांत को और लोकतंत्र के सिद्धांत पर विश्वास करता है। हाँ, यहां देखो बात आई है कि हिंसा और क्रांति के स्थान पर, जैसे आपने देखो पीछे एक टॉपिक पढ़ा था मार्क्सवाद। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि पूंजीवाद का विरोध करने के लिए अपने को यदि हिंसा भी करनी पड़ जाए, यदि क्रांति भी करनी पड़ जाए, तो भी उससे नहीं चूकना चाहिए। इसीलिए साथियों, मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित होकर ही, जैसे मान लो मैंने बताया रूसी क्रांति हुई थी, चीनी क्रांति हुई थी, लेकिन सुनो, ये जो समाजवादी सिद्धांत है ये क्रांति और हिंसा के इस
स्थान पर, मतलब इनका सारा नहीं लेना चाहता, इनके स्थान पर ये विकासवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत पर विश्वास करता है। ये एक सी अगली विशेषता हो जाएगी। यहां मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं कि लोकतंत्र के सिद्धांत में से ये कौन से लोकतंत्र विश्वास करता है। याद रखना, ये संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। यार आपको पता है भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में संसदीय लोकतंत्र है, तो ये संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है और संसदीय लोकतंत्र के सहारे पर ये स्वतंत्रता की रक्षा और समानता की स्थापना करना चाहता है। आपको पता है स्वतंत्रता और समानता, ये जो दो शब्द यहाँ लिए गए ना, ये अलग अलग विचारधाराओं से लिए गए। स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता शब्द तो उदारवादी विचारधारा से लिया गया है, और समानता शब्द कहाँ से लिया गया है? ये मार्क्सवादी विचारधारा से लिया गया है। तो ये जो समाजवाद है, समाजवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये साथियों आपका एक टॉपिक हो गया समाजवाद। अब मैं आपको ये जो समाजवाद है, थोड़ा सा मैं भारत के संदर्भ में समाजवाद के बारे में बता देता हूं। क्यों कि भारत के अंदर समाजवादी विचारधारा है, तो मैं आपको भारत के संदर्भ में समाजवादी विचारधारा के बारे में बता देता हूं। ध्यान दो, जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम में हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया था, समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। और याद रखना, हमारे देश के मुख्य समाजवादी कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ये हमारे भारत के प्रमुख क्या थे? समाजवादी थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत के प्रमुख समाजवादी कौन कौन थे, तो आपको मैंने बता दिया है कौन कौन। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो गया, और राम मनोहर लोहिया बता दिया, दीनदयाल उपाध्याय बता दिया, ये भारत के प्रमुख समाजवादी थे। चलो, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो समाजवादी विचारधारा को ही हमारे देश के विकास का प्रमुख आधार माना गया था। तो हमारे देश में जितने भी उद्योग थे या अन्य जितनी भी संस्थाएं थी, जैसे मान लो आप बैंक कह सकते हो, जितनी भी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं पर हमारी सरकार का ही नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। तो देखो, समाजवादी विचारधारा को अपनाया, सरकार का ही सब पर नियंत्रण था। इसलिए देखो, हमारे देश को स्वतंत्रता के बाद के जो प्रारंभिक दशक थे, उन दशकों में इसी विचारधारा के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसलिए 1991 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और उस टाइम हमारे वित्त मंत्री कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। उस टाइम नरसिम्हा राव तो थे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने 1991 में हमारे देश में विकास की एक नई नीति अपनाई, जिसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, इस नीति में देखो, ऐसा नहीं है इन्होंने समाजवाद को नष्ट कर दिया, समाजवाद को छोड़ दिया, नहीं, समाजवाद को तो रखा ही रखा, साथ में नई आर्थिक नीति अपनाई। इस नीति में मुख्यतः 3 बातों पर बल दिया। एक तो निजीकरण को बढ़ावा दिया, एक उदारीकरण को बढ़ावा दिया, और एक वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया।
इस नई आर्थिक नीति के कारण हमारे देश ने समाजवादी विचारधारा के बल पर आर्थिक क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रगति की थी। तो यह है साथियों भारत के संदर्भ में समाजवादी विचारधारा। तो हमारे देश के संविधान में भी याद रखना, ये जो समाजवाद शब्द है ना, समाजवाद शब्द जोड़ा गया है कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे देश में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। तो ये समाजवादी जो विचारधारा है भारत की भी प्रमुख विचारधारा है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता की रक्षा करना और समानता की स्थापना करना। तो ये साथियों आपकी तीन प्रमुख विचारधाराएं जो मुख्य थी, कौन कौन सी? उदारवाद, साम्यवाद और समाजवाद। ये आपकी तीन विचारधाराएं कंप्लीट हो गई। अब हम लोकतंत्र के सिद्धांतों में चौथा प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है? बहुलवादी सिद्धांत का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी विचारधारा जिसमें बहुत सारे यानी अनेक व्यक्तियों के और अनेक समूहों के हाथ में क्या होता है? शासन होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है। ऐसा सिद्धांत जिसमें बहुत से समूहों या बहुत से वर्ग शासन करते हैं, यानी अनेक प्रकार के वर्ग शासन करते हैं, अनेक समूह शासन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुलवादी सिद्धांत। तो एक चीज समझना, अनेक समूह शासन करते हैं। तो यहां देखो मैं आपको दो शब्द बता रहा हूं, एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था, एक संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ये सिद्धांत कौन सी शासन व्यवस्था से संबंधित है? यानी बहुलवादी जो सिद्धांत है वो एकात्मक से संबंधित है या संघात्मक से? अरे आपको बता रखा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में से तो केवल एक ही सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का या संघ सरकार का क्या होता है? शासन होता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों का भी क्या होता है? शासन होता है, अर्थात अनेक सरकारों का क्या होता है? शासन होता है। तो यहां बहुलवादी सिद्धांत में क्या होता है? बहुत से यानी अनेक समूहों का शासन होता है। इसलिए याद रखना, ये बहुलवादी जो सिद्धांत है ये संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित है। चलो ये तो हो गया बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है। और अब मैं आपको बता रहा हूं बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन होते हैं। याद कर लो, H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, फोलेट, कोल, डिग्वी, रॉबर्ट डेहल, रॉबर्ट प्रिस्थस, ये बहुलवादी सिद्धांत के क्या है? समर्थक है। जैसे H.J. लॉस्की है, रॉबर्ट डेहल है, रॉबर्ट प्रिस्थस है, अर्नेस्ट बार्कर है, कोल है, डिग्वी है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक है। चलो मैं अगली बात बताता हूं, बहुलवादी सिद्धांत के ये जितने भी समर्थक है, सभी समर्थकों ने ये जो बहुलवादी सिद्धांत है इससे संबंधित जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बहुलवादी लोकतंत्र कहा है। ध्यान दो, इसके जितने भी समर्थक है, आपको मैंने बता दिया कि मार्क्सवादी विचारधारा के जितने भी समर्थक थे उन सभी ने लोकतंत्र को क्या कहा था? जनवादी लोकतंत्र। और उदारवादी वालों ने क्या कहा था? आप कह सकते हो लोकप्रिय उदारवाद, या आप कह सकते हो लोकप्रिय लोकतंत्र। इसके अलावा आपने जो समाजवाद पढ़ा था,
समाजवादी समर्थकों ने क्या कहा था? समाजवादी समर्थकों ने कहा था लोकतांत्रिक समाजवाद। इसी प्रकार बहुलवादी सिद्धांत के समर्थकों ने लोकतंत्र को कहा है बहुलवादी लोकतंत्र। लेकिन सुनो, रॉबर्ट डेहेल जो है ना, रॉबर्ट डेहेल ने इसको क्या कहा है? बहुलतंत्रवाद कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट डेहेल ने इसको कहा है बहुलतंत्रवाद। तो ये आपका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कंप्लीट हो गया। कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। अब इसका एक समर्थक है रॉबर्ट प्रिस्थस। रॉबर्ट प्रिस्थस, इस रॉबर्ट प्रिस्थस ने इस लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? देखो, उसने कहा, रॉबर्ट प्रिस्थस ने कहा, ये अलग से आप याद कर लो, कि बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है या एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनेक निजी समूह और हित समूह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ये इसका कथन है भाई, याद कर लो। रॉबर्ट प्रिस्थस ने क्या कहा है कि बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अनेक निजी समूह और अनेक हित समूह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। निजी समूह का मतलब तो निजी व्यक्ति होंगे, और हित समूह का मतलब यह होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, यानी जो केवल अपना हित साधते हैं उनको क्या कहते हैं? आप लगभग निजी समूह मान के चलिए, जो अपना हित साधते हैं उनको क्या कहते हैं? हित समूह कहते हैं। तो ये आपका लोकतंत्र का चौथा सिद्धांत कंप्लीट हो गया। कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। हाँ, लोकतंत्र का जो अगला सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, यानी अभिजन वर्ग सिद्धांत। तो देखो, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या होता है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का मतलब होता है कि लोकतंत्र तो है ही है तो लोकतंत्र, लेकिन सत्ता किसी विशेष वर्ग के हाथ में होती है। विशिष्ट वर्ग का मतलब एक विशेष वर्ग या अभिजन वर्ग। तो ऐसा सिद्धांत जिसमें सत्ता या शासन, या हम कह सकते हैं सरकार का संचालन एक विशेष वर्ग के हाथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट वर्ग बोल दो या अभिजन वर्ग। तो ये हुआ लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग। इसको आप देखो यूं समझिए, जैसे वर्तमान में जैसे चीन है, चीन के अंदर जो सत्ता है वो साम्यवादी दल के ही हाथ में है। एक ही दल के हाथ में है, साम्यवादी दल। इसका मतलब ये एक विशिष्ट वर्ग का उदाहरण हो गया। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के हाथ में हो, एक दल के हाथ में भी यदि सत्ता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अभिजन वर्ग कह सकते हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, जैसे मान लो हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के लगभग 30 वर्ष तक सत्ता केवल एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अधीन रही, मान लीजिए, तो वो अपन क्या कह सकते हैं? वो एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में है। इसके अलावा जैसे रूस है, रूस के अंदर 1990-91 तक सत्ता केवल और केवल किसके हाथ में थी? साम्यवादी दल के हाथ में है। तो वर्तमान में हालांकि विशिष्ट वर्ग सिद्धांत बहुत कम जगह है, लेकिन फिर भी सत्ता यदि किसी एक ही विशेष समूह के हाथ में, एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है। अच्छा, इसका एक अन्य उदाहरण आप जैसे मान लो इंग्लैंड भी ले सकते हो, कि इंग्लैंड में भी आज, हालांकि वहां सत्ता मुख्य प्रधानमंत्री के हाथ में, फिर भी इंग्लैंड का जो सम्राट है, इंग्लैंड का जो सम्राट है वो मुख्यतः एक ही घराने का जो व्यक्ति है उसी को वहां का सम्राट बनाया जाता है, वहां की महारानी बनाई जाती है। तो वो भी एक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंदर आता है। तो ये आपका एक सिद्धांत हो गया, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी है, इसको समझा भी दिया है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो समर्थक है वो है रॉबर्ट मिचेल्स है,
इसको आप मिशेल्स भी कह सकते हो, मॉस का है, पेरेटो है, बर्नहम है, सी राइट मिल्स है, ये इसके मुख्य समर्थक है। तो ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो गया भाई, कौन सा? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। हाँ, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के थे? रॉबर्ट मिचेल्स याद रखना जर्मनी के थे, और कार्ल मार्क्स भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो रॉबर्ट मिचेल्स जर्मनी के विद्वान थे, दार्शनिक थे। उन्होंने एक प्रमुख कृति लिखी थी, द पॉलिटिकल पार्टीज। इस ग्रंथ के अंदर, अरे ये इसका एक प्रमुख ग्रंथ था या कृति बोल दो चाहे, इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। कौन से विचार? जो विशिष्ट वर्ग से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत था ना, अभिजन वर्ग से संबंधित सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये एक कृति याद कर लो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। द पॉलिटिकल पार्टीज कृति किस विद्वान की है या किस दार्शनिक की है? तो रॉबर्ट मिचेल्स। इसके अलावा देखो मोस्का कहां के थे? इटली के, यानी इतावली या इटली कुछ भी बोल दो। तो मोस्का की एक प्रमुख कृति थी द रूलिंग क्लास। इस रूलिंग क्लास नामक कृति के अंदर मोस्का ने विशिष्ट वर्ग से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। तो देखो, मैंने आपको सिद्धांतों के अंदर मुख्यतः 3 कृतियां बता दी है। कौन कौन सी? एक तो बताइए दी पॉलिटिकल पार्टीज, जो अभी बताइए। इसका मुख्य कृति के रचनाकार कौन है? इसके रॉबर्ट मिचेल्स। और एक कृति मैंने बताई है दी रूलिंग क्लास के विचार कृति के रचनाकार कौन है? मोस्का। और आपको याद है तो एक कृति मैंने आपको पहले बताई थी, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कृति किसकी है? यह है कार्ल मार्क्स की। तो ये जो 2 कृतियां, कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि किन कृतियों में विशिष्ट वर्ग से संबंधित विचार व्यक्त किए गए हैं, किन्हीं 2 के नाम बताइए। तो आपको इन कृतियों के नाम बताने। तो ये साथियों आपके जो लोकतंत्र से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत थे, मैंने आपको 5 सिद्धांत बता दिए हैं। उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये लोकतंत्र से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है। अब मैं आपको ये जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो मेन इसमें 3 सिद्धांत है। एक तो कौन सा? उदारवादी, मार्क्सवादी और समाजवादी। इन तीनों सिद्धांतों को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, ताकि वो आसानी से आपके समझ में आ जाए। साथियों, आपने अभी लोकतंत्र से संबंधित प्रमुख 5 विचारधाराएं पढ़ी थी। उन 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 विचारधाराएं हैं, उदारवादी, मार्क्सवादी और समाजवादी, मैं इन तीनों विचारधाराओं को आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं शॉर्ट के अंदर, ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो, जितनी भी ये विचारधाराएं हैं, उन सब विचारधाराओं की जनक कौन है? उदारवाद। यानी सबसे पहली जो विचारधारा बनी थी, वो बनी थी उदारवाद। और आपको पता है उदारवाद के जनक कौन थे? जॉन लॉक। ये आपको पीछे बता दिया गया है, जिसका जीवन काल क्या था? 1632 से 1704 तक था। तो जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। और जॉन लॉक से संबंधित जो विचारधारा थी उदारवाद के, भी आपको पता है 2 रूप है। कौन सा रूप था? नकारात्मक उदारवाद। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना। शुरू में जो उदारवाद बना था वो नकारात्मक उदारवाद था, या आप इसको क्या कह सकते हो? परंपरागत उदारवाद कह सकते हो। तो यहां देखो, इसका जीवन काल है 1632 से 1704। मतलब मैं कह सकता हूं 17वीं शताब्दी का तो उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। उसमें उदारवादी विचारधारा इंग्लैंड के अंदर, या कह दो यूरोप के अंदर, या कह दो पश्चिमी यूरोप के अंदर विकसित हो गई थी, यानी उसका निर्माण हो गया था।
हाँ, उसी टाइम देखो क्या हुआ, यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। यूरोप तो मैं बोल रहा हूं, यूरोप में ही आपको पता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, मुख्यतः इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो यहां आप आओ, देखो उदारवादी विचारधारा भी इंग्लैंड में और औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में। तो यहां ध्यान दो, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आपको पता है निजीवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था और उद्योगों की भी अत्यधिक स्थापना हुई थी। इससे धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ, मतलब इंग्लैंड में क्या हुआ, पूंजीवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया। और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने से जो समाज था, उस समाज के अंदर असमानता यानी आर्थिक असमानता, मैंने यहां आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब यह हो गया कि गरीब ज्यादा गरीब हो गए और अमीर ज्यादा अमीर हो गए। अब इससे देखो क्या हुआ, पूंजीवादी विचारधारा बढ़ने लगी, निजीवाद बढ़ने लगा। और यहां मैं दो शब्द और बता देता हूं, इंग्लैंड में जब बहुत ज्यादा पूंजीवाद बढ़ गया तो इंग्लैंड के लोगों ने बाहर उपनिवेशवाद की भी शुरुआत कर दी थी। और उपनिवेशवाद के बाद इन्होंने किसकी शुरुआत की थी, साम्राज्यवाद की। ये चलो अलग पॉइंट है, यहां थोड़ा सा बता देता हूं उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद का अगला स्टेप आता है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इसके अंदर कोई भी जो देश होता है वो अपने देश के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर जाकर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, या आप यूं कह सकते हो पूंजी निवेश करता है, उद्योग स्थापित करता है या धंधा करता है। तो जैसे मान लो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने अपने भारत में आके व्यापार करना शुरू कर दिया, उद्योग लगाने शुरू कर दिए, निवेश करना शुरू कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, उपनिवेश। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। तो इंग्लैंड ने उपनिवेशवाद शुरू कर दिया। और उपनिवेशवाद का ही अगला जो रूप होता है वो होता है इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद का मतलब होता है कोई देश आता तो व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार के साथ साथ वो वहां की राजनीति में भी हस्तक्षेप शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो आपको पता है, देखो इंग्लैंड ने अपन यदि भारत की भी बात करें तो उपनिवेश करने के उद्देश्य से यानी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उपनिवेश की स्थापना करी और बाद में इन्होंने हमारे देश में साम्राज्य की स्थापना कर ली। अर्थात हमारे जो देशी राजाओं की जो राजनीति थी उस राजनीति में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया, अर्थात साम्राज्य की स्थापना कर ली। चलो ये तो साइड का पॉइंट है। हाँ, तो औद्योगिक क्रांति हुई, नकारात्मक उदारवाद हुआ तो बहुत ज्यादा पूंजीवाद बढ़ गया। अब देखो यहां क्या हुआ, पूंजीवाद बढ़ गया। अब यहां ध्यान देने की बात है, पूंजीवाद के विरोध के अंदर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मार्क्सवाद की विचारधारा अपनाई। मतलब इन्होंने यह कहा कि पूंजीवाद के विरोध में चाहे क्रांति भी करनी पड़ जाए, क्रांति करो और पूंजीवाद को जड़ से मिटाओ। ये जैसी विचारधारा पनपने लगी तो क्या हुआ, पूंजीवाद का घोर विरोध शुरू हुआ। पूंजीवाद का विरोध होने का मतलब देखो, उदारवाद का भी क्या होना शुरू हो गया, विरोध। और उदारवादी विचारधारा धीरे धीरे कमजोर होती गई और मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला। मार्क्सवादी विचारधारा में जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे, इन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसी विचारधारा बनाना चाहते हैं जिससे समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और पूरा का पूरा समाज कैसा हो, वर्ग विहीन हो। अरे पूंजीवाद जैसे ही बढ़ा था ना, तो पूंजीवाद बढ़ते ही समाज में क्या हुआ, समाज में दो वर्ग बन गए।
कौन कौन से? एक तो बन गया अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और एक बन गया था गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग। दो वर्ग बन गए। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि ये जो दो वर्ग है ना, ये समाज में विभेद उत्पन्न कर रहे हैं। और कार्ल मार्क्स ने देखो, ये जो अमीर वर्ग है ना, अमीर वर्ग को तो नाम दिया था बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। और जो ये गरीब वर्ग है, इसको नाम दिया था इसने कामगार वर्ग। अब आपको पता है बुर्जुआ वर्ग की तो जो संख्या थी वो बहुत ही क्या थी? कम। और कामगार वर्ग की संख्या बहुत ही क्या थी? अधिक। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि जो ये बुर्जुआ वर्ग था ना, उसके विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रेरित कर दिया। कामगार वर्ग ने बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध क्या करनी शुरू कर दी? क्रांति करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही क्रांतियां शुरू हुई, वैसे ही आपको पता है उदारवाद का हाथ शुरू हो गया। तो फिर एक उदारवादी था, कौन? J.S. मिल। आपको बता रखा है पीछे, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उदारवादी विचारधारा में कुछ क्या किया? संशोधन किया। क्या संशोधन किया? उन्होंने कहा कि उदारवादी विचारधारा जो है ना, उसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, लोकतंत्र का हस्तक्षेप होना चाहिए। और फिर इन्होंने एक नया अंतिम लक्ष्य दे दिया कि उदारवाद का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो फिर उदारवादी विचारधारा है ना, वो फिर धीरे धीरे वापस क्या होनी शुरू हो गई? विकसित होनी शुरू हो गई। हाँ, इधर देखो, मार्क्सवाद जो है ना, मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? साम्यवाद की स्थापना करना, कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो कई देशों ने मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाया भी था, जैसे चीन है, रूस है, मेन ये देश है। इसके अलावा जैसे युगोस्लाविया वगैरह है, चेकोस्लाविया, इन्होंने विचारधारा को अपनाया था। मेन इन दो देशों ने अपनाया था। तो मार्क्सवादी विचारधारा का मतलब साम्यवादी विचारधारा। लेकिन ध्यान देना, यह विचारधारा भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। यहां थोड़ा सा ध्यान दो, क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि मान लो साम्यवादी विचारधारा में स्थापना तो साम्यवाद की हो गई, ले अब एक वर्ग निश्चित है कि क्या करेगा? शासन है। जो शासन करेगा, जिसके हाथ में सत्ता आएगी, धीरे धीरे वो पावरफुल बन जाएगा, उसके पास पैसे हो जाएंगे, तो निश्चित है कि वो दूसरे वर्ग का क्या करेगा? शोषण करेगा। तो धीरे धीरे ये साम्यवादी विचारधारा भी वापिस से लुप्त हो गई। अब देखो, साम्यवादी विचारधारा भी कमजोर पड़ गई और इधर उदारवाद का एक नया रूप विकसित हो गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला। फिर देखो, उदारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, या मार्क्सवादी बोल दो चाहे, इन दोनों विचारधाराओं के मिश्रण से एक नई विचारधारा विकसित हुई। कौन सी? समाजवादी विचारधारा। और याद रखना, आज तक की जितनी भी विचारधाराएं, उन सब विचारधाराओं में सर्वश्रेष्ठ जो विचारधारा है वो कौन सी है? समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा का आपको पता है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समानता मूलक समाज की स्थापना करना। मतलब ऐसा समाज स्थापित हो जिस पूरे समाज में क्या हो? समानता हो, सभी के स्वतंत्रता की क्या हो भाई? स्वतंत्रता की रक्षा हो। और जितने भी धन और संपत्ति है, धन और संपत्ति पर समाज के सभी लोगों का बराबर बराबर क्या हो? अधिकार हो। ये समाजवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान देना, वर्तमान के अंदर विश्व के अधिकांश देशों में ये समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है, लोकतंत्र को अपनाया गया है। देखो, ये समाजवादी विचारधारा खुद लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ये न हिंसा में विश्वास करती, न ये क्रांति को बल देती, ये केवल विकासवाद को बल देती है। तो ये है साथियों आपके मुख्यतः प्रमुख विचारधाराएं। लोकतंत्र से संबंधित जो ये विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं को मैंने आपको तीनों को सामूहिक रूप से समझाया है।